अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में सिविल केसेस के हवाले से हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरह के डिस्प्यूट्स सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि एक डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर को डिटरमन उसे एडजुडिकेट करने का इख्तियार समात सिविल कोर्ट के पास होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक सिविल कोर्ट अपने प्रोसीजर को किस तरह से रेगुलेट करती है। जिस कानून के तहत वो अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करती है डेट इज़ कॉल्ड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब एक सिविल मुकदमा शुरू कैसे होता है और कंक्लूड कैसे किया जाता है, उस स्टेज तक कैसे पहुंचता है, आज हम उसे मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। वन बाय वन तमाम स्टेप्स को, तमाम उन स्टेजेस को हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको एट लेंथ डिस्कस करने से पहले उन सारी स्टेजेस का ओवरव्यू होना इंतहाई ज़रूरी है। याद रखने की बात यह है कि एक सिविल मुकदमा हमेशा विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट शुरू होगा। प्लेंट उर्दू में उसे अर्जी दावा कहा जाता है। एक प्लेंटिफ जो कोर्ट ऑफ लॉ से अपनी कोई भी रेमेडी लेने आएगा तो वो अपनी प्लेंट सिविल कोर्ट में दाखिल करेगा। उस प्लेंट में वो तमाम फैक्ट्स असर्ट करेगा जिसकी बेसिस पे वो क्लेम करता है कि जिसके ख़िलाफ़ वो मुकदमा कर रहा है उसके अगेंस्ट उसे जो दाद रसीद, रिड्रेसल, जो रेमेडी, जो रिलीफ चाहिए वो इन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर चाहिए। इन फैक्ट्स की बेसिस पे वो फ़लाँ शय का हकदार है और दूसरा जो डिफेंडेंट है वो उसको वो चीज़ देने का या वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने का लायबल है। प्लेंट जब दाखिल कर दी जाती है तो उसके बाद अगला प्रोसेस होता है समनिंग ऑफ डिफेंडेंट का। कोर्ट ऑफ लॉ किसी भी प्लेंट को एडमिट कर लेने के बाद सबसे पहले जो काम करेगी वो समनिंग करेगी। जो डिफेंडेंट है ही विल बी समन्ड बाय द कोर्ट। अब उस समनिंग का भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में एक पूरा प्रोसेस है कि उसको किस किस मोड से, किस किस तरीके से कंपेल किया जाएगा ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आए और आके अपना डिफेंस पेश करे। फ़र्ज़ कर लें कि वो समनिंग के बाद डिफेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉ में, सिविल कोर्ट में हाज़िर आ जाता है, तो सिविल कोर्ट उसे रिक्वायर करेगी कि वो अपना रिटन स्टेटमेंट उस प्लेंट के अगेंस्ट अदालत में दाखिल कराएं। रिटन स्टेटमेंट को उर्दू में हम जवाब दावा कहते हैं। जवाब दावा आ जाने के बाद जो अगला इंतहाई अहम जो स्टेज है वो है इश्यूज़ फ्रेमिंग की। दो प्लीडिंग्स के दरमियान प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को परूज़ कर लेने के बाद, उसे एग्जामिन कर लेने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट जिन पॉइंट्स के ऊपर दोनों फ्रीकैन को एट वेरिएंस पाएगी उसके दरमियान जो तनाज़ा वो देखेगी, जिन मटेरियल पॉइंट्स के ऊपर उनका तनाज़ा देखेगी, वो एक इशू की शक्ल में, एक तनाज़े की शक्ल में उसे फ्रेम कर देगी और उसका रिस्पेक्टिव बारे सबूत भी किसी न किसी फ्रीक के ऊपर रखेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ को प्लेस करना, ये इसको जो कानून रेगुलेट करता है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 करता है। ये जब हम इश्यूज़ फ्रेमिंग के ऊपर एट लेंथ डिस्कस करेंगे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इश्यूज़ वज़की के बाद, इश्यूज़ की फ्रेमिंग के बाद कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट रिक्वायर करेगी प्लेंटिफ को कि वो अपनी एविडेंस सिविल कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें। प्लेंटिफ जब अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब प्रोड्यूस कर देगा उसके बाद टर्न शुरू होगी डिफेंडेंट की।
then defendant will be required by the court to adduce evidence in support of the allegations, in support of the assertions that were pleaded in the written statement. उसके बाद डिफेंडेंट की एविडेंस के बाद अदालत फिर अपनी जजमेंट प्रनाउंस करेगी और जजमेंट के बाद डिक्री उसके ऊपर ड्रॉ करेगी। जजमेंट और डिक्री इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, ये भी हम इंशाअल्लाह ताला अपने किसी दूसरे लेक्चर में, किसी दीगर लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।